हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जेएसएससी टीजीटी, जेटेट, एनवीएस टीजीटी, आपका यूपी टीजीटी हो गया, DSSB टीजीटी, सभी टीजीटी के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिए अभी जो है सो हम लोग इसके पहले जो है सो बनाए थे, जिसमें से बताया गया था आप लोगों के जेटेट का सिलेबस जो है सो ऑलमोस्ट सभी स्टेट के टीजीटी के सिलेबस से मैच करता है ना। जिस विद्यार्थी का अगर डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो बेफिक्र होकर क्लास करें। आपका 80% वेटेज जो है बाबू हर डोमेन सब्जेक्ट हर टीजीटी एग्जाम में रखता है, तो 80% में 70 से 75% लाने का गारंटी हम दे रहे हैं बाबू लोग। सिर्फ आपको क्या करना है कि जो जितना भी कराया जा रहा है वो आप लोग को सिर्फ मेमोराइज करना है, देखना है, पढ़ना है, याद करना है उसको, मतलब हर जो चीज बताया जा रहा है वो चीज करके देखना है आपको। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करवाया जाएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका कंसेप्ट करवाया जाएगा, है ना। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में जानेंगे कि हम लोग किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या कंसेप्ट आ सकते हैं सेट थ्योरी में। उसके बाद फिर हम लोग जो है जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है सभी का, ये सारे सिलेबस आप मैच कीजिएगा बच्चों लोग। आप हम पर क्या किसी पर यकीन नहीं करने की आवश्यकता है, आप जो है ना सभी का सिलेबस देखिएगा, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सभी में सिमिलर मिलेगा, है ना। तो हम क्यों ना कोई एक बार ही तैयारी एक ऐसा करें ताकि सभी जो सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर तैयारी करना बैठे बाबू तो दिक्कत हो जाएगा। हम आप लोग को ये भी बताए थे कि अगर आप किसी भी स्टेट का टीजीटी में जाते हैं या सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम होता है जैसे एनवीएस केवीएस, तो अगर टीजीटी में जाते हैं बच्चों लोग तो 80%, अब मतलब सब स्टेट का तो 80%, टीजीटी जो है 80% कवर करता है अकेले सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप उसका कट ऑफ में जाते हैं, मतलब कितना नंबर कट ऑफ जाता है जिससे टीजीटी का रिजल्ट बन जाएगा, तो वो भी बताया था आप लोग को 70 से 75% या 65 से 70% अगर ये नंबर लाते हैं आप तो आप टीजीटी के टीचर बन सकते हैं। मिला जुला के ये कहना चाहते हैं कि यदि आपका डोमेन सब्जेक्ट बढ़िया रहा बच्चा लोग तो आपको टीचर बनने में कोई नहीं रोक सकता है ना। तो उसी के बेसिस पर आज जो है हम लोग बाबू एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किए जिसका नाम क्या है, सेट थ्योरी। आज जानेंगे हम लोग सारे इसके कंसेप्ट के बारे में। उसके बाद जो है हम लोग जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आ रखा है इस सभी एग्जाम में वो सब एक करके करेंगे, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक मोटिवेशन कोट्स हो जाए बाबू, वो क्या है सुनिए कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो हिम्मत और बढ़ती है ना। तो कीमत और बढ़ती है, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। सही बात है। ये मोटिवेशन कोट्स के थ्रू आप लोग को क्या समझाना चाह रहे हैं, आप लोग टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं, बखूबी समझ रहे होंगे। इसीलिए अपने आप को बाबू मतलब आपको अभी तक जब तक आप किसी चीज में स्टेबल ना हो जाए तब तक आपको कठिन परिश्रम करना है। होता क्या कि देखिए इस एज में आने के बाद जो है ना सो फाइनेंशियल जो होता है वीकनेस सभी को होने लगता है, मीन्स फाइनेंशियल उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिलने लगता है, तो वो जो है सो हड़बड़े में कहीं कोई काम धर लेते हैं, कोई भी वाटेवर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो फिर अपने सपनों को भूल जाते हैं कि हमको इन फ्यूचर में करना क्या है। आप लोग को ऐसा कभी नहीं करना है। देखिए हर स्टूडेंट या हर जितने भी मतलब जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए स्पेशली बात कर रहे हैं, तो एक ये एज ही ऐसा है ना कि जिसमें आप लोग को जो होता है ना कि एक्स्ट्रा बर्डन मिलेगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियां आएंगी, बहुत सारे आएंगे। यही सबको जूझते हुए आप लोग को आगे बढ़ना है। अब ये सब से जल्दी निकलने के लिए आप कोई पर्टिकुलर कहीं आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या कहीं जाके आप प्राइवेट नौकरी करने लगे तो ये दिक्कत वाली बात है। हाँ, यदि आप टीचर बनने के फील्ड मतलब टीचर बनना चाह रहे हैं, टीचर के फील्ड में जा रहे हैं, तो यदि आपका फाइनेंशियल वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, टीचिंग से ही स्टार्ट कर दीजिए, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाएगा आपका। और क्या, जैसे मान लीजिए आप सही नॉलेज आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो उसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो वो भी बढ़िया है, मतलब आप उसी क्षेत्र में लगे हुए रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समय जो आपके पास दोबारा नहीं चल के आएगा। ये आप अभी कहीं प्राइवेट कंपनी में इन्वॉल्व हो जाइएगा तो बड़ा मुश्किल होता है कि उस कंपनी में से वापस निकल कर और फिर अपना तैयारी को कंटिन्यू करना, है ना। इसलिए वे सब गलती ना करें। हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ विपत्तियां परिस्थितियां आते रहती है, वही सबको जूझ के हमको सफलता के शिखर तक पहुंचना है ना बच्चा लोग। तो चलिए आज इसी मोटिवेशन कोट्स के थ्रू आप अपने क्लास का स्टार्ट करेंगे बाबू। और आज जो हम लोग किसके बारे में जानने वाले, सेट
थ्योरी के बारे में। ये क्लास एक्चुअली पहले करवाया गया था, लेकिन आप लोग को पहले पीडीएफ करवा के समझाया गया था। उसमें देखे स्टूडेंट लोग का जो होता है ना कि मतलब इंटरेस्ट बहुत कम ही है। अब ऐसा पढ़ाना भी अच्छा नहीं लगता है, अब लिखा के पढ़ाइए तो और अच्छा लगेगा, है ना। तो सबसे पहले जानते हैं सेट थ्योरी के बारे में, है ना। ये फर्स्ट क्लास है, ये सभी जितने भी स्टेट का, ये सेंट्रल का, टीजीटी का एग्जाम होता है बाबू, ये सब कवर करेगा, है ना। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए, हम बताए भी थे पहले ही, जिसमें से आप लोग का कोई सा भी आप टीजीटी का तैयारी करना चाहते हैं तो 80% जो सो अकेले स्कोर कवर करता है डोमेन सब्जेक्ट, है ना। तो डोमेन सब्जेक्ट जिस विद्यार्थी का मैथमेटिक्स को बेहिचक के क्लास करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उतना अगर कर लेते बाबू, तो लिख के मोहर मार के देते कि 70 से 75% लाने से कोई नहीं रोक सकता आपका, और रिजल्ट उतना ही में बन जाता है। बहुत बार ऐसा एग्जाम होता है जैसे एनबीएस में होता है, पेपर 4 या 5 जो रहती है, 5 रहती है, उसमें आपका लैंग्वेज पेपर रहता है। उसमें क्या रहता है कि आपको सभी में जो है सो 40% लाना अनिवार्य रहता है। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट जो है ऐसा है, कुछ एग्जाम ऐसा है कि वहां उतना नंबर लाना कंपल्सरी रहता है। बाद बाकी अगर उस सबको हटा दे तो डोमेन सब्जेक्ट है आपको टीचर बना देगा। समझ में आया, इसलिए उसको विशेष से ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सेट थ्योरी के बारे में बच्चों लोग। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सेट होता क्या है ना। सेट थ्योरी में सेट ये होता क्या कि गुरुजी जो सेट बोल रहे हैं, ये सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो छोटा सा डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए आप लोग को डेफिनेशन जो लिखा जाएगा वो आप लोग को मेमोराइज नहीं करना, बस समझते चलना कि वो हुआ कैसे है, ये कैसे हुआ है। बस ये जो ना, सो आपको कहीं डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं बोलेगा कि सेट्स का डेफिनेशन क्या होगा। बस वो बात समझ में आना चाहिए कि सेट्स बोल रहा है, इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल defined set is a well defined collection, well defined collection of objects, आराम से समझते जाना है और क्लास में ही सारा जितना भी डॉट उठ है सब क्लियर कर लेना है ना। इसको बचा के नहीं रखना है। क्या लिखे बच्चों लोग कि सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। अब ये वेल डिफाइंड क्या होता है गुरुजी, ये वेल डिफाइंड जो लिखे से वेल डिफाइंड क्या होता है ना। ये वेल डिफाइंड क्या होता है, तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है बाबू डज नॉट वेरी, डज नॉट वेरी या डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, है ना। मतलब आपका सेट जो है गुरुजी वो क्या है, तो सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट्स का। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इस बात से क्या कहना चाह रहे हैं, मान लेते हैं कि आपके क्लास में कोई सर जो है सो क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं, है ना। वो अगर आपसे पूछे, जितने भी क्लास में बैठे हुए आपके विद्यार्थी उससे पूछे क्वेश्चन कि आप हमको बताइए कि वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर पूछे कि बाबू हाउ मेनी वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट एंड कौन कौन है ना, तो सारे विद्यार्थी क्या बोलेंगे कि ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स है सर। आप बताओ बाबू अगर हम सूरज से पूछें, क्लास में बैठे हुए किसी नाम का लड़का, किसी लड़का का नाम है सूरज, उससे पूछे तो उसका भी ए ई आई ओ यू 5 ही रहेगा। कोई लड़की से पूछे तो भी उसका 5 रहेगा। मतलब अगर उस क्लास में जितने भी बैठे हुए स्टूडेंट है सभी से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप हमको ये बताओ कि क्या पूछे कि द नंबर ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो सभी का उत्तर क्या होगा, 5 ही है गुरुजी, ए ई आई ओ यू। इसका मतलब है कि क्या ये आंसर जो सो चेंज हो रहा है क्या। हम अगर राहुल से पूछे तो भी आंसर सेम है, कुंदन से पूछे तो भी आंसर सेम है, सूरज से पूछे तो भी सेम है, सौरभ से पूछे तो भी सेम है। मतलब जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए इस क्लास में सभी का आंसर एक ही आएगा कि 5 ही वोवेल्स है गुरुजी। मतलब आंसर चेंज नहीं हो रहा। जब आंसर चेंज ना हो बाबू तो वो किसके कैटेगरी में चला जाएगा, सेट्स के, है ना। इसका मतलब वो जो है सो सेट्स में आ गया। जैसे एग्जांपल में देखो बाबू लोग, एग्जांपल में हम अगर बोल दिए क्या कि द कलेक्शन of
vowels, the collection of vowels in English alphabet, English alphabet, है ना। मतलब द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये सभी का आंसर आपका सिमिलर मिलेगा बाबू, किसी से भी पूछो, बशर्ते अब उसको आना चाहिए। अब रहा भकलो शुरू से तो फिर दिक्कत होगा। अब इसमें आंसर को थोड़ा ना बोलेगा कि ए बी सी डी गुरुजी, इसमें वोवेल्स जो है सो ए ई आई ओ यू यही 5 होता है, तो ये सभी का आंसर आपका सेम ही मिलेगा। जब सभी का आंसर सेम मिलेगा बाबू तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सेट्स के अंतर्गत। मतलब ये जो है सो मेरा क्या है, तो ये सेट्स है गुरुजी, ये जो है सो आपका क्या है, सेट्स है। लेकिन जैसे ही अगर हम आपसे पूछ दे बाबू, क्या पूछे, जैसे ही आपसे अगर एग्जांपल में दे दे हम कि द कलेक्शन ऑफ हैंडसम एक्टर इन इंडिया, क्या दे दिए बच्चों लोग, तो दे दिए कि द कलेक्शन ऑफ हैंडसम एक्टर इन इंडिया। अब बताओ हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि आप हमको ये बताइए कि हैंडसम एक्टर जो है वो कौन कौन है, उसका कलेक्शन क्या क्या है। तो ये आंसर वेरी करेगा, ये आंसर जो आपका चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा, हम आपसे पूछे तो आप क्या बोलिएगा, टाइगर श्रॉफ और जेके श्रॉफ। हमसे अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, तो बाबू राव और ये आपका सलमान खान। किसी और से पूछेंगे तो क्या होगा, शाहरुख खान, तो शहीद कपूर। मतलब ये जो आंसर वेरी कर रहा है, ये आप किसी पर्टिकुलर लड़का से या लड़की से पूछे तो आपका दोनों का आंसर जो है सिमिलर नहीं आएगा, है ना। ये आंसर चेंज होगा। किसी पर्टिकुलर लड़का से पूछो तो उसका कोई दो अलग मतलब हैंडसम एक्टर होगा, उसके अनुसार कोई अलग होगा, उसके अनुसार कोई अलग होगा। यहाँ आंसर देख रहे चेंज कर रहा है। जब यहाँ आंसर चेंज कर रहा है तो ये क्या सेट्स के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा गुरुजी। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप बताएं कि डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये चेंज नहीं करना चाहिए पर्सन टू पर्सन। आंसर आपका सिमिलर आना चाहिए। यहाँ क्या सिमिलर आंसर आएगा, कतई नहीं आएगा। जब कतई नहीं आएगा बाबू तो ये सेट्स के अंतर्गत आएगा क्या, नहीं एकदम आएगा। ये जो है सो एकदम सेट्स के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। ये जो है सो सेट्स के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा एकदम। तो ये आपका सेट्स नहीं होगा। सेट्स कौन होगा, जिसका कलेक्शन जो है सो चेंज नहीं होवे, है ना, वो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन चेंज ना होवे, वो आपका सेट्स के अंतर्गत आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। इसे एग्जांपल ले लिए हम, मान लेते हैं कि क्या ले लिए द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50, है ना, 50 लिख दिए। क्या लिखे बच्चों लोग, तो लिखे हमको कलेक्शन बताना है किसका, नेचुरल नंबर का, वो लेस देन रहना चाहिए कहाँ, 50 से। अब 50 से छोटा नेचुरल नंबर बताना तो क्या होगा, 1 से लेकर 49 तक। तो ये आंसर क्या वेरी कर रहा है क्या, ये आपसे पूछे तो भी आपका आंसर सेम रहेगा, किसी और से पूछेंगे तो भी उसका आंसर वही होगा, किसी और से पूछेंगे तो भी आंसर वही आंसर होगा, 1 से लेकर 49 तक। इसका मतलब ये आंसर जो है वेरी नहीं कर रहा है। जब ये आंसर वेरी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो है सो क्या है, ये सेट्स है बच्चों लोग, ये जो है सो क्या है, ये सेट्स है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सेट्स में आप लोगों को कोई रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। सेट्स में आप लोग को रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आसान सा डेफिनेशन था। क्या है सेट्स, तो सेट्स जो है गुरुजी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये फ्रॉम पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो वैसे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेट्स है। जैसे यहाँ एग्जांपल में देख लिए हम 3 गो, तो ये सेट्स में कोई दिक्कत नहीं होगा,
है ना। चलिए अब सेट से जब समझ में आ गया तो हम लोग जानते हैं कि जैसे बहुत बार यहां भी क्या लिखे हम कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 50, मतलब यहां नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये लिखना पड़ता बार बार। सेट्स क्या कर दिया कि एक पर्टिकुलर वर्ड दे दिया, वो वर्ड अगर लिखा हुआ मिल जाए तो आप लोग को समझ जाना है कि ये किसके सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो क्या है जान जाते हैं हल्का सा तुरंत, है ना। जैसे आपको मिल जाए बाबू लिखा हुआ, जैसे आपको मिल जाए n, मिल जाए w, ये कोई ना कोई सेट्स को रिप्रेजेंट करता बाबू, है ना। w मिल जाए, फिर आपका मिल जाए n हो गया w, फिर आपका हो जाएगा i या इसी को z बोलिए, फिर आपका q हो जाएगा, फिर आपका r हो जाएगा और फिर आपका c हो जाएगा। ये किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है ना। अब बार बार आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर W मिल जाए लिखा हुआ तो समझ जाना कि वो किसी और को नहीं, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को, है ना। ये n किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू, तो नेचुरल नंबर को, है ना। ये जो है सो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को। अगर हम W का बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर को, होल नंबर को। अगर वही हम I या Z पूछे तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को, इंटीजर्स को। अगर वही हम Q के बारे में बात करें बाबू तो Q किसको रिप्रेजेंट करता है, तो Q करता है आपका रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर को, है ना। और R बात करें तो किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर को, रियल नंबर को। और अगर हम C बात करें तो C किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को। मतलब आपको कहीं भी ये वर्ड देखा हुआ मिल जाए बाबू तो आपको बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, एन लिखा हुआ मिल जाए तुरंत समझना कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को दिखा रहा है। W मिल जाए तो सेट ऑफ होल नंबर को दिखा रहा है। I या Z मिल जाए तो सेट ऑफ इंटीजर्स को दिखा रहा है। Q मिल जाए तो सेट ऑफ रैशनल नंबर को दिखा रहा है। और R मिल जाए तो सेट ऑफ रियल नंबर को दिखा रहा है। और अगर C मिल जाए तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है। बस ये चीज समझ जाना आप लोग को, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा उसमें। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स जो पढ़ रहे हैं गुरुजी उसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसका रिप्रेजेंटेशन है ना। तो पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ऑफ सेट्स, सेट्स को किस किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, वो पढ़ते हैं। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है बच्चों वालों। सेट्स को जो है हम लोग दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। पहला तरीका क्या है, तो पहला तरीका है बच्चों वालों, क्या है पहला तरीका, तो पहला तरीका है रोस्टर, रोस्टर या टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। मतलब पहला तरीका है कि आप रोस्टर या टेबुलर मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, सेट्स को, है ना। अब इसमें क्या होता है, कैसे इसमें एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो देखिए हम डेफिनेशन नहीं लिखते ना, डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझना है। तो रोस्टर या टेबुलर मेथड में सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाबू, तो इसको जो है रिप्रेजेंट इस तरह कर सकते हैं। जैसा भी हम लिखे थे द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, अगर इसको बोले कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए तो ये ऐसे होगा A E I O U, ये हो गया मेरा रोस्टर मेथड या टेबुलर मेथड। मतलब इसमें जो है सो दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट को कोमा के थ्रू सेपरेट करते हैं। अगर ऐसा देखने को मिल जाए तो ये किसी और को नहीं, ये टेबुलर मेथड को शो कर रहा है ना। जब भी आपको टेबुलर या रोस्टर मेथड को बोले, रोस्टर मेथड में बोले सेट्स को रिप्रेजेंट करने का, तो कुछ नहीं करना, दो कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर एलिमेंट रहेगा और एलिमेंट के बीच में कॉमा कॉमा रहेगा, बस। अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन मिले तो ये किसी और को नहीं, किसको इंडिकेट कर रहा है, रोस्टर मेथड को, है ना, या टेबुलर मेथड को। समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे ले लिया हम बाबू
x1 y z 2 3 ये ले लिए। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है रोस्टर मेथड को। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट जो है सो सेपरेटेड है किससे? कॉमास से। अगर ऐसा रहा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रोस्टर मेथड को, है ना। अब रोस्टर मेथड में नोट करके लिखना है बात बाबू। वो क्या लिखना है नोट में? तो नोट में लिखना है आपको, नोट में पहला पॉइंट लिखना है कि रोस्टर मेथड में बाबू, इस मेथड में, इसी के बाद लिख रहे हैं, मतलब समझ जाए कि रोस्टर मेथड के बारे में दिखा रहा है। तो इसमें जो बाबू ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हैव नो इफेक्ट। मतलब इसमें जो बाबू, इस मेथड में ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हैव नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं करता है। ऑर्डर ऑफ मैटर मतलब एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो कोई भी इफेक्ट नहीं करता। किसमें? इस मेथड में। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है कि ए ई आई ओ यू लिखे। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो एकदम सेम है बाबू। किसके सेम है? अगर मान लो हम पहले लिख दिए ई, फिर लिख दिए ओ, फिर लिख दिए आई, फिर लिख दिए ए ई आई ओ, फिर लिख दिए यू, ये भी मेरा सेम बाबू। ये चीज और ये चीज सेम है। इसमें बता ऑर्डर चेंज कर दिए तो क्या ये चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। वही लिखा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हैव नो इफेक्ट। ऑर्डर जो इस मेथड में कोई इफेक्ट नहीं करता है ना। दूसरा का पॉइंट हुआ क्या बाबू लोग? तो दूसरा का पॉइंट हुआ क्या याद रखना है आपको? तो दूसरा पॉइंट याद रखना है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स have no effect, है ना। मतलब इस ये क्या दूसरा का ये कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स हैव नो इफेक्ट। रिपीटेशन में भी कोई आपत्ति नहीं होता। मतलब रोस्टर फॉर्म में अगर एक एलिमेंट को दो बार लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, वही चीज को दिखाएगा। जैसे यहां देखिए, इस चीज को बाबू हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है ना x, तो मान लिया हम x लिख दिए, फिर 1 एक बार लिखा है, 2 बार लिख दिए हम, फिर आपका क्या y लिख दिए, फिर z लिख दिए, फिर क्या आपका 2 है तो 2 2 बार लिख दिए, और फिर 3 लिख दिए। मतलब एलिमेंट्स को रिपीट किए तो भी दिक्कत नहीं होगा गुरुजी। ये जो है सो सिमिलर वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है ना। ये जो है सो आप ये चीज लिखो या इसको 2 बार 1 लिख दो, 2 बार 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो याद रखिएगा रोस्टेड मेथड में एलिमेंट्स को जो है सो कर्ली ब्रेसेस के अंदर से कॉमा से सेपरेट करते हैं इस तरह, है ना। और इसमें एक बात और याद रखना है कि ऑर्डर जो है एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है इफेक्ट नहीं करता है। मतलब किसी को आगे किसी को पीछे लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा का बात याद रखना है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हैव नो इफेक्ट। मतलब अगर कोई एलिमेंट को 10 बार लिखे तो भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। वो बात एक ही है कि एक ही लिखा हो। मतलब यहाँ 2 बार 1 लिख दिए तो 2 बार 1 हो गया ना बाबू, ये एक ही बार 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो या तो रिपीटेशन या ऑर्डर इस मेथड में कोई इफेक्ट नहीं करता है, ये बात याद रहेगा। तो पहला रिप्रेजेंटेशन यही था रोस्टेड मेथड या टेबुलर मेथड। कोई दिक्कत बाबू इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब आते हैं सेकंड रिप्रेजेंटेशन में। सेकंड रिप्रेजेंटेशन है बाबू लोग मेरा सेट बिल्डर मेथड, है ना। सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड है। अब ये सेट बिल्डर मेथड क्या कहता है? तो सेट बिल्डर मेथड कहता है बच्चों लोग, इसमें भी डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, एग्जांपल के थ्रू समझना आपको। जिसमें आवश्यकता है डेफिनेशन के बाबू वो हम लिखवाएंगे, है ना, आप चिंता ना करें। अब सेट बिल्डर मेथड क्या कहता है? तो सेट बिल्डर मेथड कहता है गुरुजी कि आप जो सेट लिख रहे हैं ना वो सेट आपको इस तरह करके नहीं लिखना है। आप इसका कैरेक्टर लिख दीजिए, हम समझ जाएंगे कि वो सेट बिल्डर मेथड है। कहने का मतलब आप लोग अगर मान लो कि a बराबर हम लिख दिए, a बराबर कि x सच दैट
x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 5 और x जो है सो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। x बिलोंग्स क्या कर रहा है नेचुरल नंबर से। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ए सेट के अंदर, तो ये लिखा हुआ 1 2 3 4 5 यही लिखा हुआ है ना, x लेस देन इक्वल टू 5 यही लिखा हुआ है। अब देखिए इस तरह को लिखा हुआ मिल जाए तो ये क्या हो गया, टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड। लेकिन इसी को जब करैक्टर, इसका करैक्टर लिख देंगे बाबू, इसका प्रॉपर्टी लिख देंगे, है ना, इसका प्रॉपर्टी या इसका करैक्टर लिख देंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेट बिल्डर मेथड। मतलब इसका डेफिनेशन लिख दिए हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखे कि x एक एलिमेंट है, इस प्रकार है कि x जो है तो लेस देन इक्वल टू किसके 5 के, और x बिलोंग्स कर रहा है किसमें नेचुरल नंबर में। अब यहां देखिए बार बार नेचुरल नंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब ये समझ जाए कि इसका जो है सो करैक्टर लिखे, इसका जो है सो डेफिनेशन लिखे, तो ये अगर डेफिनेशन या करैक्टर लिखे बाबू तो ये क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर मेथड, है ना। चलिए जी, अभी देखिए हम AEIOU लिखे, वो क्या था मेरा, तो वो था मेरा AEIOU लिखे, तो ये मेरा क्या था इसमें लिखे, तो ये मेरा क्या था, ये था मेरा रोस्टर मेथड। लेकिन इसी चीज को अगर हम ऐसा लिख दे बाबू लोग कि B बराबर x कोई एलिमेंट है सच दैट x इज अ वोवेल, x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, तो ये मेरा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, तो ये मेरा कहलाएगा सेट बिल्डर मेथड। क्यों, क्योंकि उसका डेफिनेशन लिखे हम। वो जो AEIOU लिखा था बाबू, क्या लिखा था, वो लिखा था वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो वो उसका डेफिनेशन लिख दिए। जब उसका डेफिनेशन लिखे बाबू तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर मेथड। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ वोवेल्स लिख दीजिए, इन्हें एक ही दिक्कत होगा, x इज एन वोवेल्स, है ना, एन वोवेल्स, x इज एन वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो उसका डेफिनेशन लिख दे तो ये मेरा क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर मेथड। मतलब रोस्टर मेथड में क्या होता है कि सेट्स के अंदर जो एलिमेंटवा लिखते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोमास के थ्रू एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। और अगर वहीं हम सेट बिल्डर मेथड में लिखे तो सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है कि उस सेट का कैरेक्टर लिखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, तो वो कहलाएगा मेरा सेट बिल्डर मेथड, है ना। अब बताओ यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, ये चीज समझ में आ गया आप लोग को, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेट्स क्या होता है, ये कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, है ना। किसके बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स के टाइप के बारे में, क्या क्या टाइप है सो। तो देखिए बाबू सबसे पहला टाइप क्या आता है इसका सो, ओहो चलो रहने दो इसको, है ना। टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में सबसे पहला टाइप आता है बच्चों लोग मेरा, तो सबसे पहला टाइप आता है, कौन सा टाइप आता है, सबसे पहला टाइप आता है नल सेट, या जिसको वॉइड सेट बोले। पहला का टाइप क्या आता है, तो पहला टाइप आता है नल सेट बोलिए उसको, या वॉइड सेट बोलिए, या इम्पटी सेट बोलिए, या क्या बोलिए, इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, है ना। ये सब सारा नाम से ही पता चल जा रहा है कि किस कैसे सेट को इम्पटी सेट, वॉइड सेट, नल सेट कहेंगे, है ना। ये क्या होता है बच्चों लोग, इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि अ सेट इन विच नो एलिमेंट
मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई ही एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड सेट। नाम से नहीं पता चल रहा है, नल, वॉइड, एम्प्टी, ये सारा क्या ब्लैंक को दिखा रहा है ना। तो अ सेट इन विच नो एलिमेंट इज कॉल्ड वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट। मतलब एक ऐसा सेट गुरुजी जिसके अंदर कोई एलिमेंट में ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, व्हाटएवर जो कहें आप। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं बाबू, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं फाइव से बाबू, या फिर अब कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट ना रखे, इसको इससे डिनोट करते हैं, है ना। चलिए जी, अब एग्जांपल में बात करते हैं बच्चों लोग। एग्जांपल में मान लिए कि हम ए कोई एलिमेंट ले लिए, है ना, जिसके अंदर x कोई एलिमेंट है और x लेस देन 1 है और x जो है सो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में। अब बता बाबू, 1 से छोटा भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर में बिलोंग भी करना चाहिए। कोई ऐसा सेट, कोई भी ऐसा नंबर होगा जो 1 से छोटा भी होगा, नेचुरल नंबर भी होगा? कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब ये जो है सो किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये जो है सो वॉइड सेट के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो वॉइड सेट में कोई दिक्कत नहीं। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो गया, तो एम्प्टी सेट का मतलब हो गया कि जिसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट। जैसे हम बात कर लिए बाबू b इज इक्वल टू हम ले लिए बाबू y, सच दैट y जो है सो आपका क्या है, तो ये आपका है लेस देन और इक्वल टू माइनस का 5, और आपका x जो है, y जो है, y वो बिलोंग्स कर रहा होल नंबर में। अब बता, -5 और -5 से छोटा कोई सा भी नंबर है जो होल नंबर में बिलोंग करेगा? कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब ये भी सेट के अंतर्गत आ गया, वॉइड सेट के अंतर्गत। तो नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, ये सारा चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट में ना हो गुरुजी, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये कि आपका नल सेट है ना। कोई दिक्कत बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, कोई दिक्कत है ना इसमें, वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट में। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसी को हम लोग बोलेंगे नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, है ना। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, नल, वॉइड या एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, है ना। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप में। फर्स्ट टाइप पे कोई दिक्कत नहीं होगा, नाम से ही पता चल रहा है नल, वॉइड और एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं। मूव करते हैं हम लोग सेकंड टाइप में। सेकंड टाइप है बच्चा लोग सिंगलटन सेट। सेकंड टाइप क्या है, सिंगलटन सेट। अब इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है सिंगलटन सेट का मतलब क्या है ना। डेफिनेशन जो है ना सो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। मतलब हमको पूछे सिंगलटन सेट है क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो, है ना। कि अ सेट इन विच only one element, है ना। कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, है ना। नाम से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट कॉल्ड सिंगलटन सेट। एग्जांपल के थ्रू समझिए बच्चा लोग। एग्जांपल में जैसे हम अगर बोल दें कि ए एक सेट है ना, ए एक सेट है इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स लेस देन 1 और x जो है सो बिलोंग्स कर रहा है होल नंबर से। अब बताओ यहां जो है सो कौन सा नंबर आएगा, x जो है सो एक से छोटा होना चाहिए एक से, और x जो है सो बिलोंग्स करना चाहिए किससे, होल नंबर से। तो एक मात्र है 0 ही, है ना। तो 0 x बराबर 0 ही होगा, मतलब एक ही डिजिट है बाबू पॉसिबल, वो क्या है 0। 0 के अलावा कोई सा भी नंबर होगा क्या, नहीं होगा। तो ये भी मेरा क्या 0 सिर्फ आ रहा है, एक ही एलिमेंट आ रहा है। किसी सेट के अंदर अगर केवल एक ही एलिमेंट हो तो वो किसके अंतर्गत आएगा, सिंगलटन सेट के अंतर्गत। जैसे एग्जाम्पल में हम b इज इक्वल टू ले लिए बाबू लोग, हम यहां ले लिए z या y ले लेते हैं, तो ये भी मेरा किसके अंतर्गत आएगा, सिंगलटन सेट, क्योंकि इस सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। नाम से क्लियर है कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप में आते हैं। थर्ड जानते हैं हम लोग फाइनाइट सेट के बारे में, है ना।
फाइनाइट सेट के बारे में जानते हैं। अब फाइनाइट सेट नाम से क्लियर हो रहा है बाबू कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंटवा हो वो काउंटेबल हो, है ना, फाइनाइट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। डेफिनेशन देखिए कि अ सेट in which the elements can be counted, the elements can be counted, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट जो है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। कैन बी अ सेट इन विच द एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, है ना, काउंटेड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इन लोग बोलेंगे हम लोग कि ये जो है सो फाइनाइट सेट है। आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं कि डेफिनेशन रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आपको समझना है सिर्फ, है ना। फाइनाइट सेट का मतलब बोले तो फाइनाइट सेट उस सेट को बोलते हैं बाबू लोग जिसके अंदर एलिमेंट, जिस सेट के अंदर जो एलिमेंट रहता है उसको हम लोग काउंट कर सके, फाइनाइट हो। काउंटेबल का मतलब क्या होता है कि 1 से स्टार्ट हो और मेरा जहां तक गिन सकते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं काउंटेड नंबर। नहीं बोलता कि काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो वो अगर हम काउंट कर सकते हैं उसके अंदर एलिमेंट को बाबू, तो हम लोग वो किसके अंतर्गत आएगा, फाइनाइट सेट के अंतर्गत। तो वही लिखा हुआ है सेट इन विच द एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू देखिए, जैसे हम एक ए ले लिए इज इक्वल टू, एक सेट है जिसके अंदर जो है सो जेड को एलिमेंट है और जेड जो है सो आपका लेस देन और इक्वल टू आपका 100 है और जेड जो है सो बिलोंग्स कर रहा है, जेड कहां से बिलोंग कर रहा है, तो जेड बिलोंग्स कर रहा है आपका नेचुरल नंबर में, है ना। जेड जो है सो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में। ये जेड क्या लिए सब पता है ना बाबू लोग, जेड जो है सो वेरिएबल है, ये समझ नहीं जाएगा, इसीलिए इसमें हल्का सा एक्स लिख देते हैं हम, यहाँ एक्स लिख दीजिए तो आप समझिएगा कि इंटीजर है ना, क्योंकि आप लोग तो तेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ जो है सो हम एक्स लेते हैं, एक्स कोई नंबर है जो एक्स जो है सो लेस देन इक्वल टू 100 है और एक्स जो है सो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में। आप देखिए बाबू इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा 1 से लेकर 100 तक आएगा। क्या इसके नंबर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, कि एकदम काउंट कर सकते हैं। जब इसके नंबर को काउंट कर सकते हैं इसका मतलब ये सेट जो है सो किसके अंतर्गत आएगा, तो ये सेट जो है सो फाइनाइट सेट के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे बी इज इक्वल टू कोई एलिमेंट ले लिए हम बच्चा लोग, ले लिए ए 1 2 बी सी, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, तो ये भी फाइनाइट सेट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। मतलब इस सेटवा के अंदर जो एलिमेंटवा है गुरुजी उसके एलिमेंट को हम लोग गिन ले रहे हैं। अब जब गिन ले रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा, फाइनाइट सेट के अंतर्गत, है ना। जितने भी टाइप करवाए जा रहे हैं बस आपको नाम में ही उसका आंसर छिपा हुआ है ना, नाम में ही उसका डेफिनेशन छिपा हुआ है, तो नाम को सही से पकड़ना बच्चा लोग। नाम में जैसे पहला आपका सिंगलटन सेट, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट, उसको सिंगलटन सेट बोल देंगे। नल सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना उसको नल सेट बोलेंगे। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स जो उसको हम लोग काउंट कर सके, फाइनाइट हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फाइनाइट सेट। अब आते हैं हम लोग ये यहां तक टाइप में, थर्ड टाइप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग फोर्थ टाइप में, है ना। चलिए फोर्थ टाइप में क्या होगा, तो फोर्थ टाइप में आपका है इनफाइनाइट सेट। कौन सा है बच्चा लोग, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब ये नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट सेट मतलब एक सेट ऐसा जिसके अंदर एलिमेंट जो यूज हो रहा है गुरुजी उसको हम गिन सकते हैं तो फाइनाइट सेट कहलाएगा, और एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट जो यूज हो रहा है उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं तो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, है ना। जैसे अ सेट इन विच द एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, the elements cannot be counted, है ना। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंटवा जो हो उसके एलिमेंट को हम लोग अगर गिन ना सकते हैं तो कौन सा सेट कहलाएगा, तो वो कहलाएगा इनफाइनाइट सेट। वही लिखा सेट इन विच द एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे एग्जांपल में बच्चा लोग, एग्जांपल में हम ले लिए कि ए कोई सेट है जिसके अंदर x को एलिमेंट है,
सच दैट x जो है सो आपका लेस देन और इक्वल टू 10 है ना, और x जो है सो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में। आप गिनते रहो आराम से, 10 से छोटा और x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में। इनफाइनाइट नंबर होगा बाबू लोग, यहाँ पे ये नहीं सोचेगा कि 10, 9, 8, 7 होगा, रियल नंबर बाबू, मतलब 9.999 भी हो सकता है, 9.009 भी हो सकता है ना, तो ये इनफाइनाइट नंबर आएगा। दूसरा एग्जांपल ले लिए बच्चों लोग बी कि x एक सच दैट, x एक नंबर है, वो क्या है, तो x इज ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, है ना, कि एक प्लेन में जो है सो बिंदुओं की संख्या इन अ प्लेन। अब एक प्लेन में बिंदुओं की संख्या गिनते रहिए बाबू, ये प्लेन है, मान लीजिए हम इतना ही बड़ा प्लेन लेते हैं ना, ये मेरा इतना बड़ा प्लेन है, इसके अंदर क्या इनफाइनाइट बिंदु डाल सकते हैं बच्चों लोग, इसके बिंदु को क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, एकदम नहीं काउंट कर सकते हैं। तो जब इसके बिंदु को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं तो ये सेट किसके अंतर्गत आएगा, इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत। मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स जो लिखा हुआ अगर इसको काउंट कर लिए तो वो फाइनाइट सेट के अंतर्गत आएगा, जिसके काउंट नहीं कर सके, जिसे काउंट नहीं कर सके तो वो इनफाइनाइट सेट के अंतर्गत आएगा। अब पांचवा टाइप जानने से पहले आप लोगों को छोटा सा चीज जानना होगा, वो क्या है, वो कार्डिनल नंबर है ना। ये कार्डिनल नंबर क्या होता है उसको आप लोग नोट में करके लिख लीजिए, नोट में करके, क्या बाबू, कार्डिनल नंबर के बारे में, कार्डिनल नंबर। तो ये कार्डिनल नंबर क्या होता है ना, इसके बारे में जानना जरूरी है। तो क्या होता है कार्डिनल नंबर, है ना, तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि किसी भी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है उसको गिनना, मतलब कितना एलिमेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर, है ना। क्या होगा कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, है ना, कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a set called cardinal number, है ना। मतलब किसी भी सेट में एलिमेंट रहता है, वो एलिमेंट कितना है बाबू, कितना, जैसा अब यहां देखिए x क्या लिखा, लेस देन इक्वल टू 10। अब x जो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल, यहां मान लीजिए नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 10 ही, 1 से लेकर 10 ही तक नंबर जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 निकला, तो वही मेरा क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर में। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू, जैसे मान लेते हैं हम, अगर आपसे पूछे ए के अंदर कोई एलिमेंट्स डाल दिए, ए के अंदर डाल दिए हम एलिमेंट्स वा A, B, 2 और 5, ये डाल दिए हैं। तो इसका अगर कार्डिनल नंबर पूछे बाबू, इसको लिखते हैं हम लोग Na का, के ना, कार्डिनल नंबर पूछे तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसके अंदर जो सेट हुआ, ए सेट के अंदर जो यूज किए हैं गुरुजी एलिमेंट हुआ, वो कितना एलिमेंट है, तो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। तो ये 4 लिखने जो लिखेंगे तो यही मेरा 4 कहलाएगा कि इस सेट का अंदर 4 एलिमेंट है, मतलब इसका कार्डिनल नंबर 4 है ना। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो कार्डिनल नंबर होता है कि किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट यूज होता है, तो कितना एलिमेंट यूज हुआ है उसी को काउंट करना मेरा कार्डिनल नंबर कहलाता है ना। बताओ यहां तक कोई दुख तकलीफ बचवा लो, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। कार्डिनल नंबर समझ में आ गया, किसी भी सेट के अंदर कितना एलिमेंट है उस एलिमेंट को काउंट करना ही हम लोग क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर, है ना। चलिए अब जब ये चीज समझ में आ गया तो नेक्स्ट 2 टाइप जो बच गया वो और बढ़िया से क्लियर होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में आते हैं, 5वां नंबर टाइप। 5वां में आते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट, है ना, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, है ना। अब ये इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो टू सेट A and B, A and B are equivalent set, are equivalent set,
सेट two sets A and B are equivalent set if their cardinal number cardinal numbers are same, है ना। मतलब दो सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्डिनल नंबर, इक्विवेलेंट सेट। दो सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कहेंगे कब, जब इसके कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो। जैसे एग्जांपल में देखिए बच्चों वालों, जैसे एग्जांपल में मान लिया हम a इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3 और b इज इक्वल टू ले लिए हम लोग a b और c, है ना। अब यहां देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ a कितना है, तो 3 है, और कार्डिनल नंबर ऑफ b भी कितना है, तो 3 है। इस केस में हम लोग a और b को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि इक्विवेलेंट सेट होता है गुरुजी, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट सेट होता है कि अगर दो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम निकल जाए, ये मैटर नहीं करता कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, खाली नंबर ऑफ एलिमेंट सेम निकल जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है आपका इक्विवेलेंट सेट है ना। यहां लिखा हुआ है कि टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट इफ देयर कार्डिनल नंबर्स आर सेम। सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम रहना चाहिए। यहां पे देखिए कार्डिनल नंबर 3 और यहां भी कार्डिनल नंबर 3 है, इसका मतलब ये दोनों सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में, जो लास्ट टाइप है 6 नंबर टाइप, जिसको बोलते हैं हम लोग कौन सा टाइप, इक्वल सेट, है ना। इक्वल सेट, इक्वल सेट। अब ये इक्वल सेट क्या होता है बच्चों लोग, तो इक्वल सेट बोलते हैं हम लोग किसको, इक्वल सेट किसको बोलते हैं, इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है कि दो सेट को हम लोग इक्वल सेट बोलेंगे। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट, आर इक्वल सेट्स इफ द एलिमेंट्स ऑफ, इफ equal set, two sets A and B are equal sets if the elements of A and B are exactly same, only are exactly सेम ओनली। क्या लिखे बाबू लोग कि दो सेट को हम लोग इक्वल सेट कहेंगे कब, जब दोनों सेट्स के एलिमेंट एग्जैक्टली सेम रहे, है ना, एग्जैक्टली सेम रहे केवल। उसके अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट है बाबू लोग तो ये मेरा इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में जैसे मान लेते हैं ए के अंदर है मेरा A 2 5 B, है ना, ए के अंदर है। बी के अंदर एलिमेंट्स है बचवा लोग, बी के अंदर एलिमेंट्स क्या है, तो ले लिए 5 A B 5 A B 2 और 2 ले लिए, है ना। तो यहां भी देखिए एलिमेंट्स क्या है, A25B, और यहां भी देखिए A25B, दो बार लिखा है। तो बताएं कि आप लोग को टेबुलर मेथड में बताएं, टेबुलर या रोस्टर मेथड में अगर एलिमेंट का रिपीटेशन हो रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बात बराबर है। अब यहां देखिए एलिमेंट में एग्जैक्टली सेम मिल रहा है, यहां A है तो वहां A है, यहां 2 है तो वहां भी 2 है, यहां 5 है तो वहां भी 5 है, और यहां B है तो यहां भी B है। एग्जैक्टली अगर सेम मिले तो हम लोग बोलेंगे कि A सेट जो है सो इक्वल है किसके, B सेट के इक्वल, है ना। A जो है सो B सेट के इक्वल है। तो दो सेट को इक्वल सेट कब कहेंगे बाबू, जब दोनों सेट का एलिमेंट जो है एग्जैक्टली सेम मिले तो ही कहेंगे कि इक्वल सेट है, अन्यथा उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इक्वल सेट नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक,
कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक, है ना। तो आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कोई दिक्कत नहीं होगा। इक्विवेलेंट सेट सिर्फ क्या कहता है कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम रहना चाहिए, लेकिन वहीं अगर इक्वल सेट में आते हैं तो इक्वल सेट में क्या कहता है कि कार्डिनल नंबर तो सेम रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट हुआ वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, तो ही हम लोग क्या बोलेंगे इक्वल सेट। तो ये 6 टाइप का सेट है ना। अब हम लोग ये सेट्स क्या होता है सो जान गए, रिप्रेजेंटेशन जान गए, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ सेट जान गए, है ना। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं सबसेट के बारे में, है ना। आप जानते हैं कि सबसेट क्या होता है, यहां तो कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आते हैं सबसेट के बारे में। और क्वेश्चन जो बाबू ये इसी सब बेसिक से पूछता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप इतना बेसिक बता रहे तो क्या सवाल इसी बेसिक से रहता है, एकदम अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग देखिएगा इतना ही बेसिक से पूछा जाता है ना। अब हम लोग आते हैं सबसेट के बारे में कि सबसेट क्या होता है, सबसेट के बारे में, है ना। तो सबसेट क्या होता है कि लेट ए and B, let A and B be any two set, be any two sets, let A and B be any two sets then, या if लिखिए, if all elements, if all नहीं, every यूज कीजिए, all से अच्छा रहेगा। if every element of A, if every element of A is also an element of B, also an element of B, an element of B, then A is called subset of B. A is called सबसेट ऑफ बी, है ना। क्या लिखे बच्चा लोग, तो लिखे कि ए और बी कोई दो सेट है, यदि प्रत्येक एलिमेंट ए का एक अल्सो एलिमेंट रहे बी में, तब हम ए को बोलेंगे कि वो सबसेट है बी का। मतलब दो सेट है बाबू, ए का बस सारा एलिमेंट अगर बी में है, ए का सारा एलिमेंट अगर बी में है, तो ए को हम लोग बोलेंगे कि वो सबसेट है किसका, बी का। जैसे एग्जांपल में समझिए। अच्छा, हम ये वाइस वर्सा नहीं बोले, हमें अभी का ऐसा कभी नहीं बोले हैं कि बी का सारा एलिमेंट ए में रहना चाहिए, ऐसा कभी बोले क्या, नहीं बोले हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ए का सारा एलिमेंट अगर बी में रहे तो मेरा कहा लगा ये सबसेट है, ए सबसेट है किसका, बी का। जैसे एग्जांपल में देखिए बच्चा लोग, इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। पहले यहीं लिख लेते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय देखिए ऐसे सी लिखता है और उसके नीचे ये डाल देते हैं, है ना। इट इज डिनोटेड बाय सी लगता है और उसके नीचे डाल देते हैं डैश, तो यही सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू समझिए, जैसे मान लेते बाबू हम ए लिखे जिसके अंदर हम डाल दिए 1 2 3 कोई एलिमेंट, है ना। फिर बी लिखे और उसके अंदर एलिमेंट डाल दिए हम 1 2 3 4 और 5। अब बताइए इस केस में जो है सो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है सो सबसेट है किसका, बी का। अब ये सबसेट का मतलब क्या हो गया कि देखिए ए का सारा एलिमेंट बी में है क्या, 1 2 3 है यहाँ, इसके अलावा क्या है सो नहीं पता है, लेकिन क्या 1 2 3 है तो 1 2 3 है क्या, एकदम है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है सो सबसेट है बी का। अब इसमें इक्वल भी आ सकता है, हो सके 1 2 3 4 5 यहां भी रहे और 1 2 3 4 5 यहां भी रहे, तो भी हम लोग कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। इसीलिए बाबू यहां जो डैश ये सी लिख के इसके नीचे साइन दिया हुआ ना, इसका मतलब यही कह रहा है कि आपका इक्वल भी हो सकता है। जैसे यहां 1 2 3 लिखे, आपका ऐसा भी हो सकता है बच्चों लोग, आपका ऐसा भी हो सकता है जैसे यहां 1 2 3 लिखे
और बी में हम लोग लिख लिए हैं 1 2 3 ही। बी में हम लोग क्या लिख लिए 1 2 3 ही, है ना। अब यहां हम लोग कह सकते हैं दोनों चीज की ए जो है सो सबसेट है बी का, या फिर बी जो है सो सबसेट है ए का, दोनों है इसमें, है कि नहीं। देखिए ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में है, तो इस केस में ये जो इक्वल का साइन है बाबू वही दिखाता है। इक्वल का मतलब क्या है कि ए का सारा एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के इक्वल हो जाए। जैसे याद है कि 1 2 3 यहां भी 1 2 3 है, तो इक्वल वही दिखाता है। इसका मतलब क्या है कि ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का। याद रखिएगा जब भी कोई सेट बोले कि वो सबसेट है किसी और अदर सेट का, तो याद रखिएगा हमेशा कि उस सेट का सारा एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। अगर ऐसा रहा तो अभी हम लोग कहेंगे कि वो सेट जो है सो सबसेट है किसी और का, है ना। तो ये सबसेट का कथा है बच्चा लोग। तो उम्मीद करते हैं कि ये सबसेट में कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, है ना। ये समझने के लिए लिखे थे, ऐसा भी इक्वल हो सकता है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत सबसेट के बारे में, सबसेट समझ में आ गया कि किसी भी एक सेट का सारा एलिमेंट अगर दूसरे सेट में प्रेजेंट रहे तो उस सेट को हम लोग बोलेंगे कि ए सेट जो है सो सबसेट है किसका, बी सेट का, है ना। अब हम लोग इसके बारे में कुछ नोट में लिख के जानते हैं। क्या जानते हैं, तो पहला चीज जानिए सबसे पहले, अच्छा अब ये किसी भी सेट का अगर सबसेट बोले, किसी भी सेट का अगर सबसेट बोले लिखने के लिए, तो आप लोग को लिखने तो नहीं आता होगा, नहीं आता है। तो देखिए हाँ कैसे लिखाता है, सो यहीं लिख देते हैं एग्जांपल में, है ना। जैसे मान लेते हैं हम, नहीं उसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। ये चीज समझ में आ गया। देखिए पहले पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं। पहल का क्या याद रखना है, तो पहल का याद रखना नोट में कि एवरी सेट, जो प्रत्येक सेट है बाबू, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इज अ सबसेट, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या लिखे कि प्रत्येक सेट जो है सो वो सबसेट होता अपने आप का। कैसे होता अभी लिख के दिखाएंगे हम, ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी हम सबसेट एक लिखेंगे बाबू एक सेट का। दूसरा का पॉइंट याद रखना है कि इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक सेट का इम्पटी सेट जो है सो सबसेट होता प्रत्येक सेट का ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट, है ना। कोई सा भी सेट उठाइए उसका सबसेट जो है सो इम्पटी सेट जरूर होगा, है ना। तीसरा का क्या याद रखना है, तो तीसरा का याद रखना कि किसी भी सेट के अंदर अगर मान लेते हैं n एलिमेंट्स है, इफ तीसरा का चीज भैया क्या याद रखना है कि इफ किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स है तो याद रखिएगा देन, तो क्या याद रखना है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट वो कितना होगा, तो ये 2 के पावर n हो जाएगा, है ना। किसी भी सेट के अंदर अगर एलिमेंट n है बाबू, तो अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे तो क्या होगा, 2 के चुंदी पर n लिखा जाएगा। अब देखिए आता है सारा कि आप हमको लिख के दिखाए गुरुजी। जैसे एग्जांपल में लेते हैं बाबू, एक सेट के अंदर यहां हम लेते हैं 1 2, 2 एलिमेंट है। अगर इसका हम सबसेट लिखे, अगर हम इसका सबसेट लिखे तो क्या क्या लिखाएगा, देखिए आराम से। अगर इसका सबसेट लिखेंगे बाबू तो लिखाएगा मेरा पहले तो 5 होगा, वही लिखे कि इम्पटी सेट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखे हैं, तो सेकंड पॉइंट लिखे कि इम्पटी सेट जो है सो सबसेट होता है किसका, प्रत्येक सेट का, तो इम्पटी सेट सबसेट होगा, जिसका सबसेट लिख रहे हैं। फिर दूसरा एक एलिमेंट यही होगा 1, फिर आपका 2 ही होगा, और फिर आपका ये क्या हो जाएगा 1 और 2।
जो लास्ट वाला सबसेट लिखे, ये क्या लिखे हैं यहां देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिखे कि प्रत्येक सेट जो है वो सबसेट होता है अपने आप का। देखिए ये सेट भी है और ये सबसेट भी बन गया इसका, है ना। अब यहां देखिए तीनों पॉइंटों सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। पहला पॉइंट क्या लिखा है कि प्रत्येक सेट जो है सो सबसेट होता है अपने आप का। देखिए इसका ये तो सेट था, अब इसका भी ससुरा सबसेट लिखे तो वापस वही आ गया, पहला पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। दूसरा का कह रहा है कि इंपटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब ये जो इंपटी सेट है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो देखिए हम इस सेट का सबसेट लिख रहे हैं, इंपटी आ गया ना। तो इंपटी क्या बोला कि सबसेट है प्रत्येक सेट का। और थर्ड नंबर क्या कहता है कि अगर n a के अंदर n एलिमेंट है, किसी भी सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है 2 के पावर n। अब इसके अंदर कितना एलिमेंट है बाबू लोग, तो इसके अंदर एलिमेंट कितना है, तो इसके अंदर एलिमेंट है 2। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखेंगे बाबू तो क्या होगा 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 कितना होता है 4। देखिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट 4 है कि नहीं, 1 2 3 4 है, वही हो गया वहां। अब तीनों बात ये फुलफिल कर दिया कि नहीं, एकदम कर दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं बी के अंदर मेरा है 1 2 3, है ना। अब इसका सबसेट फटाफट लिखते हैं। सबसेट पहले क्या होगा 5, फिर क्या होगा आपका 1, फिर क्या होगा 2, फिर आपका 3, फिर आपका हो जाएगा 1 2 1 2, फिर हो जाएगा 1 3, फिर हो जाएगा 2 3 2 3, और फिर हो जाएगा आपका 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 2 3, फिर हो जाएगा 1 2 3, है ना। अब देखिए यहाँ 5 जो इंपटी सेट है इस सेट का सबसेट है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 1 2 3 ये किसी भी प्रत्येक सेट का सबसेट होता है खुद अपने आप का। थर्ड वाला कहता है कि इस सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट है तो टोटल सबसेट 8 आना चाहिए, 2 के पावर n 2 के पावर 3 8 आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट। गिनिए बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8, तीनों जो हम लिखा है नोट में बाबू प्रॉपर्टी वो तीनों सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब बताओ यहां तक कोई तकलीफ है बच्चों लोग, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, सबसेट भी क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, तो 2-3 सेट है उसके बारे में बात करते हैं। एक हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, आते उसी के बारे में। अच्छा सबसेट के बाद फिर आप ये जान लीजिए, क्या जान लीजिए, प्रॉपर सबसेट, है ना। प्रॉपर सबसेट डेफिनेशन ही लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट और एक सुपर सेट ना, एंड सुपर सेट एक ही में डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा। सुपर सेट, सुपर सेट ये हो गया, ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। देखिए प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं, तो प्रॉपर देखिए अभी सबसेट में क्या देखे हम, सबसेट में देखिए गुरुजी कि आपका एलिमेंट हो सकता है एग्जैक्टली सेम भी मिले, अभी लिख के दिखाया था कि एग्जैक्टली सेम भी मिले, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर जैसे हम प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करेंगे बाबू तो एलिमेंट कभी भी एग्जैक्टली सेम होगा ही नहीं। मतलब जैसे मान लेते हैं हम ले लिए एक सबसेट है, एक के अंदर मेरा 1 2 3 है, एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा रहा है ना, डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं इसकी। और बी के अंदर हम 1 2 3 4 मतलब ये लिख सकते हैं। अब यहां अब ये जो है सो ये ए जो है इसको डिनोट कैसे करते हैं प्रॉपर सबसेट को, तो ए डिनोट करते हैं बी, सी लिखते हैं, सिर्फ सी जैसा लिखता है। ये मेरा क्या कहलाएगा, तो ये मेरा कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। यहां क्या होता है, तो यहां हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी जो है ना सो इक्वल नहीं हो सकता दोनों सेट। हम इसमें क्या बताया था बाबू कि इक्वल हो सकता है, एग्जाम्पल लिखे थे ना बच्चा लोग, यहां तो एग्जाम्पल लिखे थे कि एग्जैक्टली सेम मिल जाए। यहां आपका एग्जाम्पल अभी लिखे था ना कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 मिल जाए, 1 2 3 भी हो सकता है, और बी भी जो है सो 1 2 3 भी हो सकता है, बी भी जो है सो आपका 1 2 3 भी हो सकता है। मतलब इस केस में जो है सो ए जो है सो सबसेट है बी का, और बी भी जो है सो सबसेट है ए का। इक्वल मतलब एग्जैक्टली हो सकता है ना, एग्जैक्टली जो है सो इक्वल हो सकता है ना किसमें, तो ये आपका बात कर रहे हैं हम सबसेट में, तो एग्जैक्टली सेम हो सकता है, ये एग्जैक्टली सेम हो सकता है सबसेट में बाबू है। इसीलिए यहाँ जो इक्वल दिया बाबू ये इक्वल का साइन है, ये क्या कहना चाह रहा है कि ए और बी का एलिमेंटो भी सेम हो सकता है, तो भी हम लोग कहेंगे कि सबसेट है। लेकिन सोच रहा जैसे ही अगर हम प्रॉपर सबसेट में आएंगे तो याद रखिएगा कभी भी दोनों सेटवा का एलिमेंटवा कभी भी इक्वल नहीं होगा,
इस केस में बाबू लोग ये जो लिखे हैं, इस केस में जो हम लोग ए को बाबू, ए को जो है, ए को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ए को बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। और बी को क्या बोलेंगे, तो बी को बोलेंगे सुपर सेट ऑफ ए, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। सुपर सेट का मतलब क्या चाहिए कि पूरा एकदम दादागिरी, है ना। तो सही में इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सब दोनों में सेट में सबसे बड़ा कौन, ये सेट है, तो ये सुपर पावर वाला हो गया, तो ये सुपर सेट हो गया और ये प्रॉपर सबसेट हो गया। इसमें डेफिनेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट क्लियर हो गया। प्रॉपर सबसेट में कभी भी ये दोनों सेट का एलिमेंट इक्वल नहीं हो, याद रखिएगा। तो उस केस में ए को हम लोग क्या बोलेंगे कि ए जो है मेरा सबसेट, प्रॉपर सबसेट है बी का, और बी मेरा क्या, तो बी जो है सुपर सेट है किसका, ए का। सॉरी यहाँ ए लिखना था। ए जो है सो प्रॉपर सबसेट है बी का, और बी जो है सो सुपर सेट है किसका, ए का, है ना। ए का सुपर सेट है, ए से बड़ा है तो ए का सुपर सेट हो गया। अब इसमें ये गुरुजी बताए कहा है, तो ये जो है ना सो बहुत बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। क्या पूछ दिया जाता है, यही नोट में लिख दीजिए कि अगर आपसे, नोट में यहां लिख देना है कि मान लेते हैं कि अगर एन ए के अंदर n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, तब हमको बताइए n ए के अंदर अगर n एलिमेंट्स है तब हमको बताइए टोटल नंबर ऑफ, देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, है ना। अगर हम आपसे पूछ दे बाबू लोग कि अगर एन ए के अंदर एन एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगा, अब आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे गुरुजी प्रॉपर सबसेट कैसे होगा। तो देखो बाबू यहां सबसेट और प्रॉपर सबसेट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि गुरुजी दोनों एलिमेंट में कभी सेम नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि प्रॉपर सबसेट में अगर सबसेट में 2 के पावर n एलिमेंट आता है तो इसमें भी 2 के पावर n एलिमेंट होगा, केवल एक माइनस कर दीजिए गुरुजी, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि केवल एक ही एलिमेंट नहीं हो सकता, कौन सा, वो सेम दोनों नहीं हो सकता है। तो दो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 के पावर n, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जैसा ही रहेगा गुरुजी, उसमें सिर्फ एक माइनस कर दीजिए तो ये निकल जाएगा मेरा क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ दिया जाता है, कोई सेट दे देगा और पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइए, तो ये चीज याद रखना आपको, है ना। कोई दिक्कत यहां तक बचवा लोग, प्रॉपर सबसेट भी क्लियर हो गया, सुपर सेट भी क्लियर हो गया। ये पूछ देता बहुत बार एग्जाम में, कोई सा भी सेट के अंदर एलिमेंट दे देगा और पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो क्या होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट जैसे निकालते उसमें से एक एलिमेंट माइनस कर दीजिए, मतलब एक माइनस कर दीजिए तो निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में, है ना। किसके बारे में आते हैं, वो आपका एक अलग टाइप है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्स, ये बोलता है बॉस है यूनिवर्स का, है ना। तो यूनिवर्सल सेट देखिए एग्जांपल को थोड़ा समझिए इसको। मान लेते हैं हम, अगर हम 3 एग्जांपल लें बाबू, एक ले लिए सन, है ना, इसके ले लिए फादर, और एक ले लिए ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। अब बताओ किसी भी परिवार में मेन मुखिया कौन रहता है, सन है, फादर है और वो ग्रैंड फादर है। तो किसी भी परिवार में मेन मुखिया गुरुजी रहता है ग्रैंड फादर, है ना, ग्रैंड फादर रहता है मेन मुखिया। इसका मतलब कि इस सेट के कॉन्टेक्स्ट में, इस सेट के कॉन्टेक्स्ट में जो 3 को नंबरवा लिखे गुरुजी, इस सेट के कॉन्टेक्स्ट में ये जो है मेरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा यूनिवर्सल सेट। समझ में आया। इस सेट के कॉन्टेक्स्ट में जो ये ग्रैंड फादर है वो मेरा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट। कैसे समझ में आ गया, क्योंकि ये किसी भी फैमिली में अगर हम बेटा और उसके पिताजी
और उसके भी पिताजी, दादा, तीनों के बारे में अगर मेन मुखिया बोले तो कौन रहता? ग्रैंडफादर ही रहता है। तो मेन मुखिया ग्रैंडफादर रहता है, तो उस केस में ये जो ग्रैंडफादर है वो मेरा क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट। अब आप तो कहिएगा गुरु जी तो ये जो जनरल भाषा में आप समझा दिए, मैथमेटिक्स में समझाइए, मैथमेटिकल भाषा में। तो देखिए बाबू, मैथमेटिकल भाषा में जैसे मान लेते हैं हम एक सेट ले लिए, ए सेट के अंदर मान लिए हम 1 2 5, फिर बी एक सेट ले लिए बाबू लोग, बी सेट के अंदर है 8 9 2, सी एक सेट ले लिए, सी सेट के अंदर 1 2 7 और 10, और एक सेट हम डी ले लिए, डी के अंदर मेरा क्या है? तो डी के अंदर मेरा है 2 5 9 19, ये 4 सेट ले लिए हम। और ये जो बाबू इसको हम जो है यूनिवर्सल सेट को यू से दिखाते, याद रखिएगा यू से दिखाते हैं। और यू में हम क्या ले लिए बाबू? यू में ले लिए कि x कोई एलिमेंट है सच दैट x जो है सो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में। तो बताओ ये है तो मेरा क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि जितना नंबर वाला लिया है ना गुरुजी, इसका बाप है कौन? नेचुरल नंबर। क्यों बाप है? क्योंकि नेचुरल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। अगर नेचुरल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, इसका मतलब नेचुरल नंबर है, वो मेरा क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट, है ना? तो याद रखिएगा, यहां हल्का सा लाइन लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय यू, है ना? इट, इसका डेफिनेशन नहीं लिखने की आवश्यकता, जिसका डेफिनेशन आवश्यकता है उसको लिखाएंगे बाबू, जिसका डेफिनेशन आवश्यकता नहीं उसको क्या लिख के कीजिएगा? इट इज डिनोटेड बाय यू, यू से दिखाते हैं। तो ये समझ में आ गया। मतलब किसी भी अगर यूनिवर्सल सेट पूछे आपसे निकालने के लिए, तो आप तो सबसे पहले वो पूछो कि किसके कॉन्टेक्स्ट में बोले हम यूनिवर्सल सेट। अब यहां देखिए 4 सेट लिए, अब ये 4 सेट के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना कि इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। तो इसका यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर में ये सारे नंबर आ जाते हैं। ये नेचुरल नंबर जो है ये सारे नंबर को कंटेन करता है। और जब नेचुरल नंबर ये सारे नंबर को कंटेन करता है, इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है मेरा क्या कहलाएगा? तो नेचुरल नंबर मेरा कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मूव करें नेक्स्ट में। चलिए अब हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया, पावर सेट के बारे में आते हैं। पावर सेट, पावर सेट, तो पावर सेट भी क्या होता है इसका डेफिनेशन जान लीजिए। पावर सेट जैसे सबसेट लिखते हैं, बस वैसा ही डेफिनेशन है, बस उस सबसेट का एक बार यार सेट बना दीजिएगा तो वो बन जाएगा पावर सेट। क्या लिखे? जैसे देखिए इंग्लिश में भांज दीजिए हल्का सा कि लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट then let A be any set, then the set of subset of a set called power set of A लिख दीजिए। क्या लिखा अंग्रेजी में गुरुजी? देखो कितना सिंपल अंग्रेजी लिखे है। सो क्या लिखे है कि A जो है सो कोई भी सेट है, देन द सेट ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कॉल्ड पावर सेट। मतलब कोई सेट लिए और कोई सेट का सबसेट लिए और कोई सेट का सबसेट लिए और सबसेट का वापस अगर सेट बना दिए तो वही मेरा कहलाएगा पावर सेट। सेट ऑफ ऑल लिख दीजिएगा यहां हल्का सा, ऑल सबसेट। जैसे एग्जांपल में समझिए बच्चा लोग। अच्छा ये भी यहां हल्का सा लाइन ऐड कर दीजिए कि इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय PA, है ना? इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे एग्जांपल में ले लिए हैं बच्चा लोग A इज इक्वल टू
1 2 है ना, दो ही एलिमेंट लेते हैं। इसका अगर हम सबसेट बोलो लिखना है तो क्या क्या लिखिएगा, तो लिखेंगे गुरुजी 5, फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2 और फिर लिखेंगे 1 2 1 2। ये क्या लिख दिया बाबू, तो ये लिख दिया सबसेट। अब ये सबसेट का भी एक सेट बना दीजिए। हम क्या लिखे कि ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, एक सेट का सबसेट लिख दिया सारा और उसका भी सेट बना दीजिए। अब इसका सेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं गुरुजी, इसके पहले कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए। ये बन गया मेरा क्या चीज, सेट। तो इस सेट का सबसेट का फिर सेट बना दिए तो यही मेरा कहलाएगा पावर सेट ऑफ ए। समझ में आया बच्चा लोग, बताओ कोई दिक्कत, जरी को सब प्रॉब्लम है बाबू लोग, बोलो एकदम फटाफट बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस सबसेट पता है कि क्या होता है, तो सबसेट होता है कि किसी भी सेट, सबसेट क्या होता है बताया तुरंत कि एक सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट में रहे तो उसको बोलेंगे वो सबसेट है ना। तो किसी भी सेट का सबसेट आप लोग तो लिखने जानते हैं, बता दिए कैसे लिखा जाता है। सो अब बस किसी भी सेट का अगर सबसेट लिखते हैं, वो सबसेट को अगर वापस सेट में कन्वर्ट कर देते हैं, सेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए। अगर ऐसा कर देते हैं तो ये मेरा कहलाएगा पावर सेट है। समझ में आया। अब यहां हल्का सा जान लीजिए एक नोट में, नोट में ये याद रखिएगा, क्या याद रखना नोट में, कि मान लेते हैं बच्चों लोग कि Na के अंदर n एलिमेंट है, तब अगर Na के अंदर n एलिमेंट है ना, Na के अंदर n एलिमेंट है, तब अगर नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा गुरुजी, जो नंबर ऑफ सबसेट होता है उतना ही नंबर ऑफ पावर सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सेट ना बना गुरुजी। अगर मैं बढ़ा क्या, तो बढ़ा कर्ली ब्रेसेसवा ना, एलिमेंट वन है ना बढ़ गया। जब ये कर्ली ब्रेसेसवा बढ़ गया तो एलिमेंट वन तो सेम ही रहेगा, जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट रहेगा उतना ही टोटल नंबर ऑफ पावर सेट रहेगा। समझ में आ गया। तो ये पावर सेट कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। पावर सेट क्या होता है, तो किसी भी सेट का सेट बना दीजिए, किसी भी सेट का सबसेट लिख दीजिए और उस सबसेट का वापस सेट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वो मेरा कहलाएगा पावर सेट, है ना। और पावर सेट में कितना एलिमेंट होता है, जितना टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, इंटरवल के बारे में। हल्का सा बात कर लेते हैं उसके बारे में, वो चीज आप लोग को पता होगा, बस हल्का सा रिमाइंड करवा दे रहे हैं। जैसे अगर इंटरवल के बारे में बात करें, ये यूज होता है बाबू लोग, बहुत बच्चा लोग अगर समझ ही नहीं पाता कि क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। इंटरवल, ये इंटरवल क्या होता है, जैसे फर्स्ट आता है आपका ओपन इंटरवल, है ना, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्या रहता है, तो इसको दिखाते कैसे बाबू, तो ओपन इंटरवल जो है सो ऐसे रहेगा, ब्लैंक रहेगा। मतलब जैसे मान लेते हैं ए, कैसे दिखा, देखिए ओपन इंटरवल कैसे रहेगा। सो ये देखिए, ये हम नंबर लाइन प्लॉट कर रहे हैं, ओपन इंटरवल यहां रहा, इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। मतलब इस पॉइंट पर जो है सो नंबर एलिक्वेट नहीं हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। जैसे हम अगर दो एलिमेंट ले ले बाबू, जैसे अगर हम दो एलिमेंट ले ले, है ना, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है, तो यहां हम लोग क्या कहेंगे कि ये ओपन इंटरवल है। जैसे देखिए इसको दिखाएंगे कैसे, तो ये दिखाएंगे ऐसे बाबू, ए, इसको रखिए अलग पेन से लिख देता है ना, इसको यहां लिख देता है, ये ओपन इंटरवल है, तो इसको दिखाएंगे कि ये ओपन इंटरवल ए और बी, इसी को बोलेंगे ओपन इंटरवल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका ओपन इंटरवल को ही दिखाएगा, है ना, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। बस अगर मतलब ए बी मिल जाए दिखा हुआ, तो आप लोग को समझ जाना चाहिए तुरंत कि ए और बी जो है इस सेट, इन नंबर लाइन में मतलब वो इंक्लूड नहीं है, यही हम बताना चाह रहे हैं। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि जो भी नंबर लिए आप वो इंक्लूड नहीं है वो नंबर लाइन में। अब जैसे यहाँ ए और बी बाबू, तो देखिए ए बी इंक्लूड है, यहाँ देखिए गोल है, इंक्लूड तो नहीं है नंबर, ये मतलब कहलाएगा आपका ओपन इंटरवल, है ना। इसको इस तरह दिखाते हैं, एग्जाम में मिलेगा आपको, मतलब ये किसमें, इसमें क्वेश्चन करिएगा ना सेट में, तो ये मिलेगा। दूसरा क्या आता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल नाम से पता चल रहा है, क्लोज इंटरवल का मतलब वो एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा,
एलिमेंट ऑफ प्रेजेंट रहेगा। जैसे देखिए नंबर लाइन में प्लॉट कर दिए हम ए और फिर नंबर लाइन में प्लॉट कर दिए बी को। अब यहां ए लिख दिए और ये बी लिख दिए। अब इसमें जो है ना बाबू, ये तो अगर ओपन रहा तो ये कहलाएगा ओपन इंटरवल, और अगर क्लोज रहा तो कहलाएगा कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल कहलाएगा। क्लोज कहने का मतलब क्या है कि ये जो है सो घिरा हुआ रहेगा, मतलब ये जो इंक्लूड रहेगा। इस नंबर लाइन में ए और बी इंक्लूड था और इस नंबर लाइन में ए और बी इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड नहीं रहेगा तो ओपन इंटरवल, अगर इंक्लूड रहा तो क्लोज इंटरवल कहलाएगा। अच्छा, इसको लिखते कैसे बच्चा लोग, तो लिखना आसान है, ऐसे लिखते हैं ए और बी, ये कहलाएगा मेरा क्या, क्लोज इंटरवल। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये तो आ गया दोनों ओपन रहा दोनों क्लोज रहा, अगर एक ओपन एक क्लोज रहा तो, और एक क्लोज एक ओपन रहा तो वो जान लेते हैं। थर्ड टाइप रहता क्या आपका, तो थर्ड टाइप रहता आपका सेमी ओपन इंटरवल ना, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। अब ये सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है, इंटरवल सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है, तो सेमी ओपन है, ओपन है, एक साइड ओपन रहेगा और एक साइड आपका क्लोज रहेगा, है ना। ये आपका ओपन रहेगा, सॉरी ये आपका ओपन रहेगा और ये बी जो है सो आपका क्लोज रहेगा। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल का मतलब क्या चीज, सेमी का मतलब ये समझ में आ रहा है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग बाबू, तो लिखेंगे ए बी में क्लोज है, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ए में भी ओपन है और बी में जो है सो क्लोज है। ये हो गया आपका क्या चीज, सेमी ओपन इंटरवल। और चौथा आता है बाबू लोग सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, इंटरवल। सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है, तो सेमी क्लोज इंटरवल होता है क्या चीज, आपका क्लोज है तो एक साइड क्लोज रहेगा और एक साइड आपका क्या रहेगा, ओपन, है ना। ये आपका क्लोज रहेगा, ये क्लोज रहेगा और ये आपका क्या रहेगा, ओपन। तो ये क्या कहलाएगा मेरा क्या चीज, सेमी क्लोज इंटरवल। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये मेरा क्लोज है, ये मेरा ओपन है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरा क्लोज है और ये मेरा ओपन है, कि मेरा कहलाएगा क्या चीज, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। तो ये चार तरह का इंटरवल होता है बाबू। एक आपका होता है ओपन इंटरवल, ये इसको ऐसे दिखाते हैं, ये चीज सिर्फ याद रखिएगा। ए बी का मतलब क्या चीज कि दोनों इंक्लूड नहीं है। क्लोज इंटरवल का मतलब ए बी का मतलब क्या चीज, दोनों इंक्लूड है। अगर वहीं अगर सेमी ओपन इंटरवल बोले तो ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है, और सेमी क्लोज इंटरवल बोले तो ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है ना। तो ये चीज समझ में आ गया। तो आज जो बाबू हम लोग सेट्स का जितना भी बेसिक कंसेप्ट था सारे डिस्कस कर लिए। अब जो है हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।